आज मैं एक स्टोरी बताना चाहता था। स्टोरी का नाम है लास्ट स्टोरी ऑफ माई एनलाइटनमेंट। मेरा नहीं है वो, किसी कोई और एनलाइटन हुआ था। एक राजा थे इंडिया में, तो बहुत फेमस राजा थे, आप शायद नाम जानते हो। राजा विक्रमादित्य, नाम सुना है? उनकी कहानियां भी बनी हैं, ढेर सारी वीडियोस बने हैं, पिक्चर बहुत पहले, आप शायद याद हो आपको, उसकी विक्रम और वेताल की कहानी आती थी। विक्रम 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 वेताल ताल ताल। तो मैंने आजकल वो देख रहा हूँ, तो उसमें 32 एपिसोड्स उसके बने हैं। और टोटल कितनी कहानियां थी पता है आपको? टोटल 36 कहानियां हैं विक्रमादित्य की। इसको किसी ने लिखा है विक्रमादित्य तो बहुत साल पहले हुए, हजारों साल पहले हुए थे, लेकिन जिसने लिखा है वो भी काफी 100 साल पहले हुए हैं। तो उन्होंने 36 कहानियां लिखी थी, और 36 कहानी में से जो लास्ट कहानी है वो सोशली बहुत अनएक्सेप्टेबल है। शायद मैंने आप लोगों को शेयर भी की हो, नहीं की पहले कभी शेयर। और उस कहानी से मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पता चला। जिस बंदे ने मुझे बताया था कि ऑब्जर्वेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो खुद जब ऑब्जर्व करते थे तो आधे आधे घंटे, एक एक घंटे खड़े होकर खाली ऑब्जर्व करते रहते थे। खाली खड़े होकर ऑब्जर्व करते थे वो। कहते हैं सुकरात खड़े होकर खाली ऑब्जर्व करते थे। सुकरात का नाम है ना, अरिस्टोटल का गुरु सुकरात सोक्रेटिस, बहुत फेमस गुरु हुए थे। तो जो लोग भी ऑब्जर्वेशन की वैल्यू जानते हैं, नहीं जनों का बोलता है ना कि व्हेन द ऑब्जेक्ट टू बी अचीव्ड इज सफिशिएंटली वैल्यूड, तो एफर्ट आता है। तो ऑब्जर्वेशन का वैल्यू इतना गहरा है कि एक बार उनके दिमाग को अगर वो समझ में आ जाता है, तब वो करते रहते हैं, करते रहते हैं। खाना भूल जाते हैं, इसी दाढ़ी बनाना भूल जाते हैं, दाढ़ियां काटना भूल जाते हैं। इसलिए साधुओं की लंबी लंबी दाढ़ी होती, शौक नहीं होता उनका, उनके पास टाइम नहीं होता। दाढ़ी बनाना बड़ा झंझट का काम है, रोज सुबह दाढ़ी बनाओ। तो बेसिकली ये लोग इतना बिजी होते हैं ऑब्जर्व करने में हर छोटी छोटी चीजों को, कि वो भूल जाते हैं गैर जरूरी चीजें। उनको कौन सा जाके ऑफिस में नौकरी करनी है कि बॉस देख रहा है, बड़ी तो बड़ी है। तो ये ऑब्जर्वेशन की स्टोरी थी। इस स्टोरी की एक और बड़ी खास बात है कि ये स्टोरी केवल आपको तब सुनाई जानी चाहिए जब आप एनलाइटेंड होने वाले हैं। इसलिए अभी ये स्टोरी बताना बड़ा गलत है, बट क्या पता हो ही जाए, सुन के ही हो जाए। तो इस स्टोरी में दो तीन कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली दो ही कैरेक्टर्स हैं। एक है विक्रम, राजा विक्रम, और एक है वेताल। वेताल भूत हैं, एक पेड़ के ऊपर लटके रहते हैं, और वो हमेशा घूमते रहते हैं, भटकती आत्मा बेसिकली। और विक्रमादित्य राजा हैं, इंटेलिजेंट, रैशनल, वेरी क्लियर। और किसी ने लालच दे दिया, एक कोई तांत्रिक था, उसने विक्रमादित्य का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए ढेर सारे फल दिए उनको। हर रोज आता था, एक फल देके जाता था। तो विक्रमादित्य को समझ में आता था, वो फल लेकर चले जाते थे। हर रोज विक्रमादित्य अपने घर से, मतलब महल से निकलते थे बाहर, और गरीबों को दान देते थे। किसी ने कोई किताब लिखी हो तो किताब खरीद लेते थे। नहीं, पुराने जमाने में ऐसा होता था कि किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे। राजा लास्ट में मार्केट में घूमते थे कि कोई भी दुकानदार ऐसा ना हो जिसने कोई बिक्री न की हो, तो उसकी सामान खरीद लेते थे। तो तांत्रिक भी वहीं रास्ते में खड़ा रहता था, तो तांत्रिक रोज एक फल देके जाता था। तो एक दिन तांत्रिक को उन्होंने पूछा कि आप रोज मुझे फल देके जाते हैं, किस लिए देते हैं? बोलते हैं आपका ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी तरफ। तो घर घर पे आए, समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि अब वो फल दिखाओ। फल तोड़ा तो उसमें एक फल में हीरा है, फिर दूसरे में भी हीरा, ऐसे करके ढेर सारे हीरे मिले उनको। फिर अगले दिन उन्होंने हीरे वापस कर दिए तांत्रिक को, बोला मुझे हीरे की जरूरत नहीं है, मैं, मुझे पैसे मेरे पास बहुत हैं, तुम ले लो अपने हीरे। उन्होंने कहा हीरे मुझे भी नहीं चाहिए, तांत्रिक ने कहा मुझे कुछ और चाहिए आपसे, और उसी लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता था। तो उन्होंने कहा बताइए क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा मुझे राजा से नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक आदमी से, इंडिविजुअल विक्रमादित्य से। तो अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मेरे पास रात को आइए, जंगल में जहां मैं तांत्रिक पूजा करता हूं।
तो कहानी है मेरे पास, आप ले जाइएगा, वीडियो बड़ी अच्छी सी सुंदर कहानी है उसमें। तो फिर वो रात को वहाँ पहुंचे, तो वहाँ पर वही कंकाल और हड्डियां और वो जंगल में आवाज आती है ऐसे चल रही थी। तो उन्होंने कहा आइए राजा आ गए। बोलते राजा नहीं, इंडिविजुअल अकेला आदमी आया हूं मैं, बताइए क्या चाहते हैं आप। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से काफी दूर एक पहाड़ पे, सॉरी पेड़ पे एक भूत है, वेताल, वेताल मतलब भूत होता है बेसिकली। उसको पकड़ के ले आओ। तब राजा गए वहां पर, उसको पेड़ पे चढ़ के उसको पकड़ा, मुश्किल से पकड़ में आता है, उसको लेकर आ रहे थे। और जब लेकर आए थे रास्ते में उससे रहा नहीं गया, तो बात करना शुरू कर दिया भूत ने राजा से। तो बोलता है टाइम पास करना है, कुछ ना कुछ तो बात करनी है, तो चलो हम लोग बात करते हैं। तो वेताल उसको ढेर सारी कहानियां सुनाता है, एक कहानी फिर दो कहानी, और राजा उसको ध्यान से सुनते हैं। और फिर कहानी जब पूरी हो जाती है तो वेताल हर कहानी के बाद राजा से बोलते हैं इसका डिसीजन बताओ, कंक्लूजन बताओ मुझे। जैसे एक कहानी उन्होंने पूछा था कि हाँ, एक बड़ा वीर वीर आदमी था, बहुत हट्टा कट्टा था। तो उसकी बीवी ने कहा तुम ये सब एक्सरसाइज करते हो, कसरत करते हो, किस लिए करते हो? तो उसने कहा मैं अपने राजा की सेवा के लिए करता हूँ, उसी से मैं कमाऊंगा। तो राजा के पास गया, राजा से कहा कि तुम, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोलता है पैसा क्या लोगे? बोलता है 9 सोने की मोहर रोज। तो 9 सोने की मोहर इतना तो बहुत महंगा है। तो उसने कहा नहीं, आप कभी टेस्ट करके देखना, मैं आपके लिए वो सब दूंगा जो कोई नहीं देता। तो उसने सेवा करना शुरू कर दिया, पैसा देना शुरू कर दिया। एक दिन उसको ये समझ में सुनाई दिया कि कहीं से औरत की रोने की आवाज आ रही थी। तो राजा भी जगा और ये भी जगा। तो दूर गए तो वहां पर आवाज आई, तो वो औरत जो थी वो उस राज्य की लक्ष्मी थी जो रो रही थी। तो वीरभान उसका नाम था, गार्ड का, वो जो उनका गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड। बोलते तुम क्यों रो रही हो? बोलते मैं वो हूँ, मैं राजा, इस राज्य की वो हूँ लक्ष्मी हूँ, और बहुत जल्दी तुम्हारे देश का जो राजा है, बहुत अच्छा राजा है, लेकिन वो मरने वाला है और उसका सब कुछ लूटने वाला है। मैं जाने वाली हूँ, मैं छोड़ के जाना नहीं चाहती ऐसे इतने अच्छे राजा को। तो बोलता है ऐसा है तो फिर बताओ मैं क्या कर सकता हूँ अपने राजा को बचाने के लिए। बोलती है एक ही तरीका है, उसका काल यहाँ से काफी दूर एक गुफा में है, उसके पास अगर तुम अपना परिवार लेके चले जाओ तो काल भूखा है, किसी को न किसी को तो खाएगा, तुम अगर अपने परिवार को बलिदान दे दो तो काल फिर राजा के पास नहीं जाएगा। तो गया और अपने परिवार को लेकर आया, और ये सब चीजें राजा भी उसके पीछे पीछे सुन रहा था, वो भी आया था। उसने कहा नहीं, अगर मेरा काल है, मेरी मृत्यु है, तो मुझे ही मरना है। तो वो भी उसके साथ साथ पीछे पीछे गया। और लास्ट में दिखाते हैं कि उस पर्टिकुलर स्टोरी में कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी पूरी फैमिली के साथ काल को दे दिया, अपने आप को खत्म हो गए। ये भी आया, बोलता है काल अगर तू मेरे लिए आया तो मैं भी मैं मरूंगा, उसको छोड़ो। फिर लास्ट में वेताल से पूछता अच्छा बता राजा, इन दोनों में से किसका बलिदान ज्यादा बड़ा? मुश्किल सवाल है, किसका बलिदान ज्यादा बड़ा। ऐसे ही 36 स्टोरीज है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। मेरे पास करीब 10-15 पड़े हैं वीडियो फॉर्म में, आप लीजिएगा इसको। तो लास्ट स्टोरी मुझे लगता है सोशली एक्सेप्टेबल नहीं था लोगों को, इसलिए लोगों ने शेयर नहीं किया। सोसाइटी इतनी इवॉल्व नहीं है अभी भी, सेक्स से रिलेटेड है स्टोरी है। लेकिन इसका पर्पज सेक्स नहीं था स्टोरी का। और ये मुझे स्टोरी कहाँ सुनने को मिली थी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैंने एनलाइटनमेंट शिविर अटेंड किया था, एक 15 डेज का वर्कशॉप था, आज से करीब 10-15 साल, 19 नहीं सन 2000 में, हाँ 15 साल पहले चेन्नई में हुआ था। तो वहां पर उन्होंने ये स्टोरी मुझे बताई थी, मतलब हम सभी को बताई थी। तो वो स्टोरी मैं बताना चाहता हूँ, अब तक स्टोरी चालू नहीं हुई है। तो ये कहानी है राजा विक्रमादित्य के एनलाइटनमेंट की। एक और इस कहानी को बताने से पहले छोटी सी बात और बता दूं, हमारे इंडिया में डेविड गिलियॉथ जैसी कहानी भी है, और उसका नाम है शनि। शनि अगर किसी के ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं, उसका बेचारे का तो बेड़ा गर्द हो गया, ऐसे कहते हैं ना। शनि सपोज टू बी द गॉड ऑफ डिसएडवांटेज। और लोगों ने कहानियां ऐसी बना रखी हैं कि एक बार शनि देवता और लक्ष्मी जी सबके पास गए पूछने के लिए, बताओ हम में से सुपीरियर कौन? सब देवता डर जाते थे। लक्ष्मी को अच्छा बोला तो शनि हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, और शनि को अच्छा बोला तो लक्ष्मी नाराज होकर चली जाएगी। तो कहानी ऐसी है कि लोग फिर नारद जी के पास गए तो नारद बोलते हैं दोनों उधर जाओ, फिर दोनों वापस आओ।
तो बोलते हैं जाते समय तो शनि अच्छे लग रहे थे, आते समय लक्ष्मी अच्छी लग रही थी। तो पॉलिटिकल कहानियां हैं, बट बेसिकली हम सब लालची हैं, हम सब, और शनि को एज डिसएडवांटेज, कमी देखते हैं। लेकिन बहुत गहरे अगर ऑब्जर्व कर सकें, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन की पेशेंस हो और अपनी कमियों को, अपने डिसएडवांटेजेस को देखें, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा एडवांटेजेस थी या हैं। जब तक हम इसको डिस्कवर नहीं करेंगे, हमारा उसमें से लेसन नहीं मिलता। तो राजा विक्रमादित्य के ऊपर भी शनि आया था, राजा राम के ऊपर भी शनि आया था, गणेश जी के ऊपर शनि आया था। गणेश के ऊपर शनि आया था तो उनकी गर्दन कट गई थी। राम के ऊपर जब शनि आया था तो 14 साल के लिए उनको वनवास हो गया था। विक्रमादित्य के ऊपर जब शनि आया था तो उनके दोनों हाथ, दोनों पैर काट दिए गए थे। ऐसी कहानियां हैं। लेकिन इन सब विपदाओं से वो एनलाइटन भी हुए। जब बहुत बड़ी विपदा आती है तो अपने साथ उसका रिजल्ट लेकर आती है। तो डिसएडवांटेज को हमको पेशेंटली ऑब्जर्व करना होगा और बहुत बार इनवाइट करना होगा। डिसएडवांटेज जब हमको मालूम पड़ गया इतनी कीमती है डिसएडवांटेज, तो इनवाइट भी कर सकते हैं हम लोग। एनीवेज, बेसिकली हम डिसएडवांटेज को डिसएडवांटेज की तरह नहीं देखना होगा। एक टाइम के बाद चीजों को केवल जैसी हैं वैसा देखना होगा। ये चीज मुझे इस कहानी से मालूम पड़ी जो मैंने बताने वाला हूं आपको। ये सबसे कंफ्यूजिंग कहानी थी उन 36 स्टोरीज में से विक्रमादित्य की। इस कहानी में वेताल बताता है राजा को और वेताल कौन है? भटकती आत्मा। खाली भटकती आत्मा नहीं है वेताल, वेताल हमारा मन भी है। हमारा मन कौन है? ड्रिफ्टिंग, भटकती आत्मा, कभी यहां कभी वहां। इसीलिए वेताल रिप्रेजेंट्स कौन? माइंड। और राजा जो कंक्लूजन निकालता है वो एलिमेंट है जो हमारे IESM, इंटेलिजेंस, इमोशन, इंस्टिंक्ट, इनमें से कोई चीज है। शायद आई सेंटर है। आई सेंटर थॉट्स बनाता है ना। जब भी आप कुछ फील करते हैं तो एक कंक्लूजन मतलब एक विचार, जो भी आपने एक्सपीरियंस किया उसका एक थॉट बना के आप प्रेजेंट करते हैं। आपने फिल्म देखी तो आपका दिमाग एक कंक्लूजन बनाता है, अच्छी फिल्म थी और उस फिल्म में ये हुआ, इस तरह से होना चाहिए। अगर आपने कोई ऐसी फिल्म देखी जिसमें वायलेंस है तो आपको समझ में आया कि इस तरह से समाज में नहीं होना चाहिए, ये खराब था। तो जो डिसीजन बनाता है वो आई सेंटर बनाता है। बेसिकली डिसीजन या कोई भी थॉट, वो आई सेंटर का उसमें बहुत बड़ा रोल है। ई सेंटर अब फील करने का उसका रोल है। तो हमारे जो विक्रमादित्य हैं कौन है? आई सेंटर है, इंटेलिजेंस। इसीलिए दिखाया शुरू शुरू में कि वो हीरे जवाहरात में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज नॉट फीलिंग, ही इज रैशनल थिंकिंग, डिसीजन मेकर। डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इस दुनिया के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए नहीं। एनलाइटनमेंट के लिए कुछ और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? ऑब्जर्वेशन, एबिलिटी टू ऑब्जर्व, डीप, पेशेंट, कीन ऑब्जर्वेशन। कब? 24 घंटे, इवन सपने में। तो ये कहानी, इस कहानी में वेताल बताते हैं इनको कि एक था बहुत ज्ञानी, वो पामिस्ट, भविष्यवक्ता, जो लोगों के हाथ और पैरों की निशान देख करके बता सकता था। याद आई आपको स्टोरी? हाथ और पैरों की स्टोरी, हाथ और पैरों की निशान देखकर बता सकता था कि आपका भविष्य क्या है। ये साइंस है ना, ये जैसे हम डॉक्टर्स पेट देख करके बताते हैं कि क्या बीमारी है, तो एक तरह का गेस है, बट साइंटिफिक गेस है। तो वो हाथों के निशान और पैरों के निशान देख करके उस आदमी जो था वो भविष्य बता सकता था। और उसका बेटा भी उतना ही अच्छा स्टूडेंट था, वो भी हाथ और पैर के निशान देख करके लोगों के भविष्य बता सकता था। दोनों घर से निकले और उन्होंने कहीं रास्ते में मिट्टी पर 2 पैरों के निशान देखे, दो लोगों के, दोनों बाप बेटा, जो हाथ देख करके, ये वेताल कहानी सुना रहा है किसको? विक्रम को। तो बाप और बेटा दोनों बहुत अच्छे भविष्यवक्ता हैं, हाथ और पैरों की निशान देख करके वो बता देते हैं भविष्य। तो उन्होंने जमीन पे 2 लोगों के पैरों के निशान देखे, तो दोनों ही बाप बेटे ने देख करके समझ गए कि ये
औरतों के निशान है, लड़कियों के निशान है। और उसमें से एक बड़ा पैर था, एक छोटा पैर था। तो उनका गैस ये था कि जो बड़ा पैर है, और उनको ये भी मालूम पड़ गया कि दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और शायद माँ बेटे हैं। बिकॉज इट्स नॉट वेरी प्रिसाइज साइंस, इट्स जो भी साइंस है ना दुनिया की, वो सब साइंटिफिक गेस होते हैं। तो उन्होंने ये भी गेस किया कि दोनों माँ बेटे हैं, और एक बड़ा है एक छोटा है। तो बड़ा जो पैर है वो उन्होंने गेस किया माँ का है, छोटा। और उसके बाद दोनों बाप बेटे ने डिवाइड कर दिया कि तो बड़े वाला पैर तुम पापा देखेंगे, छोटा वाला पैर बच्चा देखेगा। और खूब बारीकी से हाथ, और जितना वो लोग बारीकी से देखते थे उन निशानों को, उतना ही ललचाते थे कि अगर इससे मेरी शादी हो जाए तो मेरे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उनके अंदर जो जो क्वालिटीज दिखाई दी पैरों के निशान देख करके, दे फेल्ट नहीं नहीं इसे तो शादी करनी है। बाप उस हाथ को, उस पैर को देख करके, और बेटा इस पैर को। और फिर उन्होंने फॉलो करना शुरू किया। और जब वहां पहुंचे तो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या था? उलटबाजी। जो बड़ा पैर था किसका था? बेटी का। और जो छोटा पैर था वो किसका था? मां का। बट दोनों ललचा चुके थे, डिसाइड कर चुके थे। तो फाइनली बाप ने छोटे पैर वाली से, सॉरी बाप ने बड़े पैर वाली से, मतलब किससे शादी की? बेटी से शादी की। और बेटे ने किससे शादी की? मां से शादी कर ली। फिर वेताल बोलता है, और फिर दोनों की जब शादी हो गई, 1 साल बाद दोनों को बच्चा हुआ। मैं इसलिए कह रहा था ये बड़ी अनसोशल कहानी है। तो ठीक है, बच्चा हुआ। अब क्वेश्चन वेताल का ये था, बताओ राजा, इन दोनों बच्चों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, रिश्ता क्या है? हमसे आचार्य जी ने बोला वहां मेडिटेशन शिविर में, आप सोचिए इन दोनों में से इनका रिलेशनशिप क्या है। हम लोग बैठे सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं। बहुत बार आ रहा था कि वो उसका दादा, पोता, बेटा, भतीजा, ढेर सारे थॉट्स आए, बट कोई भी प्रिसाइज फिट नहीं हो रहा है रिलेशनशिप। तो उन्होंने कहा हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, और सोचिए, और सोचिए। कहानी ये कहती है कि वो वेताल को पकड़ के ले जाना था ना उसको तांत्रिक के पास। तो वेताल को पकड़ के वो ले जा रहा था, ले जा रहा था, और सोच रहा था, सोच रहा था, सोच रहा था। वेताल की एक बड़ी खास चीज थी। वेताल कहता था जब तुम बोलोगे तो मैं तुम्हारे से भाग जाऊंगा, दूर भाग जाऊंगा। नहीं बोलते हैं तुम बोलो तो मैं उड़ा, वो कहते उसमें एक डायलॉग है, अगर राजा तुम बोले तो मैं उड़ा। तो लेकिन इस लास्ट कहानी में कुछ बोल नहीं पाया वो। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। kept on observing, he never came to conclusion. तो आचार्य जी ने जब ये चीज देख बताया हमको तो बोला, ट्राई नॉट टू कम टू कंक्लूजन्स। कंक्लूजन मतलब खतरा, कंक्लूजन मतलब लिमिटेशन। तो क्या करें? जस्ट ऑब्जर्व। क्या चीज ऑब्जर्व करें? हर चीज ऑब्जर्व करें। अपने इमोशंस, अपने जजमेंट, अपने थॉट, हम किसको सही बोल रहे हैं, किसको गलत बोल रहे हैं, और हम इसको सही बोल रहे हैं, इसको गलत बोल रहे हैं। क्या पता वो सच हो ना, खाली हमको लग रहा हो। एवरीथिंग इज ए कंक्लूजन। लेकिन ये चीज थियरी है अभी हमारे लिए, क्योंकि जब हमारे सामने कोई रेप करके आता है तो हमको मन में क्या आता है उसके लिए? ये तो मर जाए तो अच्छा, ऐसा आदमी नहीं। अभी एक वीडियो आया था, उसको बंद करवा दिया गया ना। एक वीडियो आया है जिसमें कि जो दिल्ली में रेप हुआ है, जो रेपिस्ट है उसका इंटरव्यू है, एंड ही इज लाफिंग, ही इज सेइंग कि अरे वो लड़की का तो वो आराम से अगर रेप करा लेती तो क्या दिक्कत होती, मरती क्यों? हाँ, बीबीसी पे आया था, तो यूट्यूब से उसको निकाल दिया गया है। तो पब्लिक को बड़ा रोष है। रोष क्यों है? बिकॉज जजमेंट है हमारे पास, कंक्लूजन है कि वो अच्छा आदमी नहीं है। वहीं पर ऐसा ही एक साइकोपैथ है जिसको कि एक एनलाइटन मास्टर ने कोई कंक्लूजन नहीं किया, अंगुली मार। साइकोपैथ जानते हैं कौन होता है? साइको मतलब पागल। ऐसा पागल जो का हार्ड कोर क्रिमिनल हो, मतलब वो जब मर्डर करता है ना तो उसको इमोशन नहीं आते। हार्ड कोर क्रिमिनल होते हैं, इनको इन्हीं के लिए कहा गया है, इनके तो खत्म कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा एक हार्ड कोर क्रिमिनल था अंगुली मार।
अंगुली मार के बारे में जानते हैं क्या करता था वो अपने एंडोमेंट इफेक्ट के लिए, एंडोमेंट इफेक्ट मतलब रिजल्ट के लिए, जितने लोगों को मारता था उनकी उंगलियां काट काट के अपने गले में माला बनाता था। उसने 1000 का एक नंबर सोच रखा था, तो बोलता था 1000 लोगों को मारूंगा और जितने लोगों को मारता था उनकी उंगलियां काट काट के गले में माला बनाता था। तो गौतम बुद्ध को जब पता चला ऐसा कोई बंदा है, तो गए उससे बात करने, और खाली बात नहीं की, उसको ले आए अपने आश्रम में, उनका सन्यासी बन गया। अगर गौतम बुद्ध ने सोचा होता कि ये तो क्रिमिनल है, ये तो हार्ड कोर क्रिमिनल है, जजमेंट पे आए होते, तो क्या उसको ले जा सकते अपने साथ? उससे बात भी नहीं कर सकते। हमारे यहां कोई अगर आके बैठ जाए, चोर या मर्डरर, तो हम तो उसको बोलेंगे हमारे घर में बहू बेटी है, भाई भागो यहां से। तो वी आर वेरी स्ट्रांगली बायस्ड। बायस का मतलब यही है कि हमारे पास बहुत से कंक्लूजन बनाते नहीं है, ऑटोमेटिकली बन जाता है, सोसाइटी बना देती है हमारे लिए। उसी को तोड़ना है। इसी तोड़ने के प्रोसेस को आध्यात्म में, इंडियन स्पिरिचुअलिज्म में बोलते हैं प्रोसेस ऑफ नेति नेति नेति। नॉट दिस नॉट दिस नॉट दिस, कि जो भी कंक्लूजन आपको दिखाई दे, आपको बोलना है ये मैं नहीं हूं, ये मेरा कंक्लूजन नहीं है। क्यों? बिकॉज मुझे कंक्लूजन ही नहीं बनाना है। ये सच नहीं है, खाली मेरा कंक्लूजन है। ये अच्छा है, ये नहीं नहीं मेरा कंक्लूजन है। क्या ये खराब है? नहीं, मेरा कंक्लूजन है। अगर सारे कंक्लूजन्स को हम तोड़ते गए तो कहते हैं IESM में से आई की मात्रा बढ़ती जाएगी और ई और एस डिस्टर्ब नहीं होंगे। फिर धीमे धीमे जो आई की मात्रा बढ़ेगी, इंटेलिजेंस की मात्रा बढ़ेगी, तो वो एनर्जी जाएगी कहां पर? सेक्शन 2B में। सेक्शन 2B के सेल्स बनते हैं, जिसका काम क्या है? डीप थिंकिंग। बल्कि डीप थिंकिंग नहीं, और गहरा थिंकिंग। उस गहरे थिंकिंग को क्या बोलते हैं? इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब रिसीव। आप किसी और ब्रह्मांड से, किसी और के माइंड से रिसीव करते हो। अब आपने छोड़ दिया है, अब आपने अपने IESM को के दिमाग में जोड़ घटाना नहीं करते हो कि इसका क्या विचार है, इसका क्या। रैशनल माइंड काम नहीं करता। अब आपने छोड़ दिया तो ऊपर से आंसर्स आते हैं। जब आप ऐसे अपने आप को छोड़ पाते हो ऑब्जर्वेशन में, तब आपको सुनने को मिलती है बाइबल, तब आपको कुरान की आयतें आपको ऊपर से सुनाई देती हैं। तो जो लोग सुनते हैं और लिखते हैं कविताएं, जो लोग लिखते हैं कुरान, जो लोग भी राइटर्स भी हैं, इवन नॉर्मल राइटर्स, अभी आजकल में एक राइटर है, उनका नाम है जुलांड। इनका तो बोलती है, जब मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स नहीं आते अच्छे, तो मैं चलती हूँ, बस आई जस्ट कीप वॉकिंग, किसी काम से नहीं, जस्ट वॉकिंग। बोलती है मैं 2-3 किलोमीटर चल लेती हूँ, तो मुझे फिर थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत धीमे धीमे विस्पर करते हैं मेरे कान में, तब मैं लिख पाती हूँ। बहुत अच्छा लिखती हूँ। एक सेंटेंस में आपको एक पैराग्राफ सुनाता हूँ इनका, बहुत प्यारा लिखा है। क्या नाम है इनका? ब्रांडा यूलैंड। इनकी ये किताब तो सस्ती आई है, बाकी सब किताबें 2-2, 3-3 हजार की हैं। पता नहीं आपको कैसे लगेगी। आई विल टेल यू वॉट आई हैव लर्नड माई सेल्फ। मैं तुम्हें खाली वही बताऊंगी जो मैंने खुद समझा है। फॉर मी अ लॉन्ग 5 to 6 mile वॉक हेल्प्स। लिखने के लिए क्या काम हेल्प करता है? 4-5 किलोमीटर का वॉक, माइल्स का। एंड वन मस्ट गो अलोन एवरी डे। और हमको अकेले जाना चाहिए वॉक पर, किसी के साथ नहीं जाना चाहिए। आई हैव डन दिस फॉर मेनी ईयर्स। मैंने बहुत सालों से किया है। इट इज एट दीज टाइम्स आई सीम टू गेट रिचार्ज। ऐसे टाइम पर मैं रिचार्ज हो जाती हूँ। इफ आई डू नॉट वॉक वन डे, अगर मैं एक दिन वॉक नहीं करती हूँ, आई सीम टू हैव टू द नेक्स्ट वॉट वैन गॉ कॉल्स द मियगरनेस। वैन गॉ पेंटर थे, तो वो बोलते थे जब मैं मेडिटेट नहीं करता हूँ और पेंटिंग करता हूँ तो मेरा क्वालिटी खराब हो जाता है। उसका नाम दिया था मियगरनेस, एकदम बेकार क्वालिटी का। तो मैं भी ऐसे होता है, एक दिन वॉक करने नहीं जाती तो मेरी राइटिंग में मियगरनेस आ जाता है। ही सेड, और व्हाट इज कॉल्ड डिप्रेशन, बोलता है डिप्रेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, कि अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं तो आपका माइंड डिप्रेशन में जाता है। आफ्टर अ डे और टू ऑफ नॉट वॉकिंग, व्हेन आई ट्राई टू राइट आई फील अ लिटिल डल एंड इरेजोल्यूट। 1-2 दिन बाद अगर मैं वॉक नहीं करती हूं तो मुझे इरेजोल्यूट होता है। इरेजोल्यूट मतलब छोड़ो यार, प्रोक्रेस्टिनेशन होता है और डल महसूस होता है मुझे। For a long time, I thought that dullness was just due to asphyxiation of indoor. बोलती मुझे बहुत समय तक ऐसा लगा कि जो ये डलनेस है, ये मैं घर में रहती हूँ तो ऑक्सीजन कायदे से नहीं मिलता, तो ऑक्सीजन की वजह से मुझे एस्फिक्सिया होता है। एस्फिक्सिया पता है किस चीज को बोलते हैं?
जब गर्दन दबाता है कोई तो ऑक्सीजन नहीं मिलता लंग को, तो एस्फिक्सिया से डेथ हो जाती है बिना ऑक्सीजन की। बोलती मुझे लगता था घर में ऑक्सीजन कम होता है तो उस एस्फिक्सिएशन से मुझे डलनेस होती है। sedentary life which all people who do not move around a great deal in open air suffer from though they do not know it। बोलते बहुत से लोग हैं जो घर में खाली बैठे रहते हैं, वॉक करने नहीं जाते, वो इससे डलने से सफर करते हैं। बट आई हैव कम टू लर्न अदरवाइज, लेकिन मैंने उल्टा सीख लिया है। फॉर व्हेन आई वॉक ग्रिमली एंड कैलिस्थेटिकली, कैलिस्थेटिकली मतलब अपने लिए वॉक करती हूं, कहीं जाने के लिए नहीं, just to get exercise and get it over with, to get my walk out of the way, then I find I have not been recharged with imagination। और अगर मैं एक्सरसाइज करने के लिए वॉक करती हूं या खाली निपटाने के लिए कि यार काम है, तो भी मुझे इमेजिनेशन नहीं आता, तो भी नहीं लिख पाती। कब? फॉर द फॉलोइंग डे व्हेन आई ट्राई टू राइट देयर इज मोर ऑफ meagreness than if I had not walked at all। क्योंकि अगर वो जबरदस्ती में काम कर लेती हूं चलने का तो भी meagreness होता है। इट इज नॉट फिजिकल, शी इज सेइंग इट इज समथिंग लाइक वॉचिंग अ मूवी और डूइंग फॉर योर प्लेजर। वॉचिंग मूवी नहीं बोलना चाहिए, इट्स बिकॉज उसमें भी आप एक बाहर से सेंस डालते हो। बट वॉकिंग, शी इज सेइंग, और भी चीजें कर सकते हैं हम, बर्तन मांजना ध्यान से, या झाड़ू लगाना, या सफाई करना। बोलती है आप बस करने के लिए करिए उसको, साफ सफाई करने के लिए। इसीलिए पुराने जमाने में ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे मूर्तियां बनाते थे, उनको कोई शौक नहीं था बेचने का मूर्तियां। बुद्ध की मूर्ति बनाई, खाली उसको करते करते उनको मेडिटेशन होता था, उनका माइंड शांत होता था, मियगरनेस चला जाता था। सो बट इसको मैं कहूंगा कि दे वर एबल टू ऑब्जर्व मोर डीपली। 3 स्टेप इसमें बहुत हेल्प करती है ऑब्जर्व करने में।